तो शुरू करते हैं आज जो दीदी नाटक। जो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अस की रचना है। बहुत ही बढ़िया तीन नाटक है। वो शुरू करने से पहले लोग पात्र परिचय में कौन कौन? अली, इंद्र नारायण, अनीमा, श्रीपत, मुन्नी, राधु, नीरज, जिसकी उम्र जो है 11 वर्ष की है। दूसरा अंक में जो है कौन कौन से पात्र रहेंगे? ओमी, नज़ीर, अन्नू, श्रीपत, राधु, इंद्र नारायण, नीलम, जिसका उम्र जो है नीलम का उम्र है 11 वर्ष, और नीरज जिसका उम्र है 31 वर्ष। स्थान बस एक ये है, दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। समय समय प्रथम अंक का समय है गर्मी, एक दिन। दूसरा अंक है 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। चलिए अब हम अंक का प्रथम दृश्य शुरू करते हैं। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में यहाँ क्या बोल रहे हैं? 1933 की गर्मियाँ। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है। कहाँ खुलता है याद रखिएगा, ये इंद्र नारायण वकील की जो है भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुले और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की से दो भागों में खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया जाता है। लेकिन कोठी वकील साहब को चूंकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी का कहला कहलाकर ना कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण कोठी कहलाती है। इनको दहेज में मिला है, इसीलिए ये कोठी जो क्या कहलाता है, पत्नी जो है श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाता है। जो साधारणतः अंजलि दीदी या यूँ कहें कि अंजू दीदी के यहाँ खाने और बैठने का मिला-जुला पल लंबा-चौड़ा कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया, और तब शनि के दिन यह हॉल नृत्य कक्ष का भी काम करता। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लदकर इंजीनियर साहब बेची और अंजू दीदी के नाम से खरीद लिया, तो यद्यपि उन्होंने इसे नृत्य कक्ष ही नहीं लिया, तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेजी ढंग की रहने दी। बाएं ओर के आधे भाग में खाने की मेज और 6 कुर्सियां लगी है। एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है, जिसमें प्लेटिंग चाय की प्लेटें, प्याले, कांटे, छुरी और पानी के अन्य बर्तन पड़े हैं। एक कोने में एक कोने पर टिपोई पर चिलमनी रखी है, और ऊपर खूंटी पर तौलिया टांगा है। छत पर बिजली का पंखा मंद गति से चल रहा है। बाईं दीवार में एक दरवाजा है, जो वकील साहब तथा नीरज के उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती सुंदर घड़ी तुरंत टिक टिक कर रही है। खाने के कमरे और बैठक के मध्य सागौन की लकड़ी का जो कीमती पर्दा खड़ा है, उसके फ्रेम में रेशमी का आवश्यकता पड़ने पर यह पर्दा बंद करके अलग भी रखा जा सकता है। बैठक में आने इस पर्दे के दोनों ओर से है। घर के अंदर से आने वाले पर्दे के उधर से आते हैं, और बाहर से पर्दे के इधर से। बैठक में बैठक में सामने तख्त और गांव तकिया के लगे हैं। इधर कौन और टिपोई, जमीन पर गालीचे हैं। एक दरवाजा दाईं दीवार में है,
जो बाहर बरामदे में एक दरवाजा सामने दीवार के पर्दे के निकट है, जो रसोई घर को जाता है। पर्दा उठते समय बैठक खाली है। खाने के कमरे में 5 कुर्सियाँ मेज़ के नीचे हैं और छठी पर अनीमा, 25 एक वर्ष की और गदराए शरीर की युवती। तो इसका उम्र यहाँ 25 एक वर्ष। उजले कद और गदराए शरीर की युवती बैठी, संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा। लैस बुन रही है। ये लैस बुन रही है। नीमा अंजो दीदी की अंतरंग सहेली और गर्मियों की छुट्टी। दोनों कमरा निशंक रूप से साफ है। प्रकट है कि आय केवल पर नहीं निर्भर नहीं। जो दीदी स्वयं उनसे के दिलचस्प लेती है। हर चीज किनारे से लगी साफ और स्वच्छ है। दोनों कमरों में दोनों कमरों में कहीं धब्बा, जाला या धूल नहीं। सुबह का वक्त है। घड़ी के 8 बज रहे हैं। 8 बजे। घड़ी 8 बजने को है। पर्दा उठते पर घड़ी के 8 की टन-टन सुनाई देती है। इसके साथ ही अंदर के दरवाजे से अंजलि प्रवेश करती है और तेजी से अनीमा के पास से निकलती हुई रसोई घर के दरवाजे पर जाकर आवाज देती है। चली, मुन्नी नाश्ता रख दो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में। तुम कर क्या रही हो? 8 बज गए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी पृष्ठभूमि। बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। अंजलि फिर खटखट करती हुई अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चे को आवाज देती है। धीरज बेटा, कपड़े बदल लिए तुमने? धीरज, बस हो गया तैयार मम्मी। चली, और अपने पापा को कहो नहाकर सीधे इधर आए, नाश्ता कर ले, फिर चाहे जो करते रहें। तौलिया तौलिया उनका टॉवल स्टैंड पर पड़ा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं। फिर पलटती है। अभी तक नहाए नहीं और 8 बज गए हैं। इंद्र नारायण पृष्ठभूमि से। अरे भाई, आया आ या आ या। चली, अनिमा की ओर देखकर। इनकी आदत से भी तुम बैठे बैठे उब तो नहीं गई? क्या आदत भी? तुम बैठे बैठे हो उब तो नहीं उठी हो? अनु, मैंने यहाँ पे ये भी याद रखना है। चली को जो है, मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सब को तैयार कर दूं। हुई में से एक कुर्सी खींचती है। मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाएं। बैठ जाती है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है, लेकिन वह 5 एक वर्ष बड़ी दिखाई देती है। ले छरहरे शरीर की दुबली नसों वाली युवती, जो एक बच्चे गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है, बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें लकीरें बन गई है और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके पर खुलने लगी है, उसका मस्तिष्क की सदा बनी रहने वाली तो पर परिचय देता है। लेकिन इस सूक्ष्म सी मलिनता के अतिरिक्त क्या परवाह की रुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता। वह हर बात में अनीमा को मात देती है। अनीमा उस वक्त मृग सी लगती है, जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। बनाव श्रृंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। के मुकाबले में इसलिए ऐसी लगती है जैसे कोई देवी के माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हों, अभी अभी सांचे में ढलकर आई है। अनीमा निरंतर लैस बुनते हुए। मैं तो हैरान रह गई अंजू दीदी, तुम्हारे यहाँ का सलीका और समय की पाबंदी देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर। इस घर के कन-कन को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती। घर भूत का डेरा बना
इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता ना चलता कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा बैठने का। सभी जगह चारपाइयाँ, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते थे। नीमा, लेकिन नौकर तो नीमा सॉरी अंजलि हैं, पर ना उन्हें बात करने का ढंग आता था, ना काम करने का। चेप से, अब उपेक्षा से, गंदे गंदे गँवार, चोर और बदतमीज। नीमा, मैं तो हैरान रह गई को देखकर। नौकरानी लगती ही नहीं। मैं तो समझी जीजा की बहन। कहते-कहते रुक जाती है। अंजलि सहसा मुड़कर, हैं? अनीमा, इतनी साफ-सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि प्रसन्न होकर, इतनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राधु? अनीमा, वह आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर घबरा कर कि जीजाजी की पी घबरा बेहत ब ब बेतहर बे घबरा कर कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अ, अंजलि बुजुर्ग? अनीमा अपनी बातें जारी रखते हुए, वह चौंका। पर जब तक वह कुर्सी मेज झाड़ता रहा, मुझे नहीं हुआ। हालाँकि मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि वह नौकर है, पर जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, हमारे नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदा साफ-सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, याद रखिएगा। जैसे घर का भाग्य का पता जो है, देहरी से पता चलता है, वैसे ही मालिकों का स्तर का पता नौकरों के प्रवाह से लगता है। बंदे नौकर से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। के साथ रहकर मैं भी वैसे ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। नीमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला, मौसी जी नमस्ते। अंजलि फूलकर, सभ्यता और शिष्टता की कमी तुम उसमें ना पाओगी। उठती है और अंदर के दरवाजे आकर आवाज देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे? नीरज पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। चली फिर पर्दे के पीछे दरवाजे पर जाकर नौकरानी को आवाज देती है, मुन्नी, नीरू बेटे का ना। मुन्नी पृष्ठभूमि से, दे रही हूँ मेम साहब। चली, वह हमेशा सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ घर पर जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदल कर ठीक वक्त के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने के बेला खेलते या पढ़ते, या पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी ना पाओ। जाकर देखती है कि चिलमली आदि साफ है या नहीं। अनीमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। कान उमेट कर जगाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं और उद्दंड उद्दंड कर जगाना पड़ता है। कान उमेट कर जगाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं और उद्दंड इतने हैं कि वो का तो क्या माता-पिता तक का आदर नहीं। चलिए, नाना जी कहा करते थे, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेटने या डाँटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा, नीरज बेटा, तो तुम साथ ही करोगे? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज़ पर हूँ मौसी। चली की अलमारी, मेज़, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी अलमारी में कपड़ा रखता है, अपने बिस्तर में सोता, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपनी सब काम आप करता है।
नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। माँ, मैं तो भाई मान गई तुम्हें। मैं खुद सोच रही हूँ तुम्हारे कहकर अपनी आदत सुधारूँ। समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोऊँ। कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुघड़ आ जाए। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, सुघड़ापन स्त्री का गहना और सुधार पुरुष का, सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य और समयनिष्ठ बने। नीमा, और मैं कहती हूँ अंजलि, तो तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। घर को तुमने घड़ी सा बना रखा। सब मानो उसके पुर्जे हैं। ये कथा अंजलि उसका जवाब देते हुए क्या कहती हैं कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। जिंदगी एक स्वयं महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुई है। समयबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह चले। सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। जीजाजी को तो बड़ा बुरा लगता हो। क्यों वंदना? अंजलि, बुरा? कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है। बड़े सिटपिटाए थे। पहले पहल पर मैं ले ही आई पर मैं ले ही आई। पहले पहल में तो ये बहुत ही सिटपिटाए थे, फिर पर मैं तो उन्हें ले ही आई अपने डब पर। सच कहती हूँ कि नीरज पर इतनी जान पड़ी जितनी तुम्हारे इस जीजाजी पर। कि मुझे इतना नीरज पर इतना जान नहीं खपा जितना इन जीजाजी पर। कोई भी तो कल ना थी सीधी। कोई भी तो कल ना थी सीधी। ना सफाई का ख्याल, ना समय। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें फेरते देर ना लगती। नहा कर बाल बनाते हैं तो कंघी से कहीं देते हैं, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। घर से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ कि कई हैट टूट जाए आते ही कुर्सी पर पटक देते। फिर जब बेख्याली में बैठने लगते तो ठस दिया। नीमा, लेकिन जीजाजी तो अंजलि मुंह बनाकर बड़े कल्चर्ड दिखाई देते। बड़े कल्चर्ड दिखाई देते। कभी इधर की चीज उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ। कितना भूख हड़ताल की है। कितने बार रूठ कर पिहर जा बैठी हूँ। ये है। मैं जब आई तो के लिहाफ पर गिलाफ तक मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी। लेकिन जब भी लिहाफ उड़ते चादर एक और होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दी। को लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही। लिहाफ की जनाब ने उल्टा ओढ़ लिया था। नीमा अंजलि, क्या कहूँ पागल पलंग पोश का बिस्तर घुस जाया। क्या अंजलि कह रहे पलंग पोश जो है बिस्तर में भी घुस जाया करते थे। वकील साहब श्री इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 8-10 वर्ष से बड़े हैं, लेकिन शरीर उन्होंने कितने बरस याद रखिएगा, अंजलि से 8-10 बरस ही बड़े हैं। शरीर उन्होंने भी अभी से छोड़ दिया है। क्यों अप टू डेट सूट पहनते हैं, पतलून की कमीज और कोट का कॉलर लगाते हैं जैसे अभी प्रेस किया गया है। अंजलि के साथ बेंच तो बेमेल नहीं लगते। उनके बेपरवाह की सूट पूरे तौर पर चिपकाए हुए हैं। अंजलि जब भी हंसती है तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें
कैसा जकड़ रखा है। बात करते ही तो प्राय कंधे झटकते हैं। पहले शायद तो विवशतावश ऐसे करते हों। अब तो यह की आदत बन गई है। इंद्र नारायण: अरे भाई, दुनिया में तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आप ही चलते, और दूसरा को भी इंजन की इंजन की तरह जो उनमें से है। दूसरे वो, तो पहला कौन है? 2 तरह के जो हैं लोग मिलते हैं। एक वो जो अपने को चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह, जो उसी में से है। दूसरा वो जो आप नहीं चल पाते हैं, पर दूसरों कोई चलाए तो उसके पीछे-पीछे आराम से चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बे की तरह। तो भाई हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से कुर्सी खींचकर उसमें धँस जाते हैं। अनीमा: गाड़ी के डिब्बे, जीजाजी भी। इंद्र नारायण: और अंजू जैसे चलाती है, चले जाते हैं। क्यों अंजू? दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हँसते हैं। दिन के 3 बार नहाते हैं। दिन के 3 बार नहाते हैं, 4-4 बार हाथ मुँह धोते हैं और कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि इस नाश्ते को आप अंजलि कहती है कि इस नाश्ते को आप इंद्र नारायण: तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना कहते हैं। इंद्र: तुम इसे नाश्ता कह लो, हम इसे खाना। अपनी बात जारी रखते हुए और 5 बार कपड़े बदलते हैं। और क्या करते हैं? कपड़े बदलते हैं। तो दिन में जो है ये 4-4 बार हाथ-पाँव धोते हैं, 3 बार नहाते हैं और 5 बार ये कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक़्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर-तरीके सबका पूरा-पूरा ख़्याल रखते हैं। हँसते हैं। अंजू दीदी के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे तो हम तो अछूत थे। अंजू ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे ज़ोर से ठहाका मारते हैं। जिसमें अंजू की आप तो ये वो ठहाका मारते हैं और अंजू कहती हैं आप तो। और अनिमा जीजाजी भी गुम 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 हो जाते हैं। अंजलि लज्जा लज्जा को स्वर की तीव्र में छिपाकर मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। ये लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर ये अंजलि। मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी नाश्ते की ट्रे लाते हुए, यह लाई मेम साहब। नीचे की बातचीत में चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रख जाती है इंद्र नारायण। और सच है, हमने अपने आप को 16 आने, कितने आने? 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया है। एक वो जो है 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया है, उपेक्षा से मुँह बनाकर। हमें खुद अब गंदे लोगों से सख्त नफ़रत हो। ये फौजदार के वकील, होठों पर आठों आठों पहर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्हें जैसे लगते हैं, उन्हीं जैसे लगते हैं। पर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं के जैसे लगते हैं, हँसते हैं। वही आदतें, वही तौर तरीके। और भाई हम कुछ की कुछ की तो शकल भी ये कहते-कहते रुक जाते। सीमा हँसकर, जीजाजी आपकी शकल तो अभी भगवान की कृपा से ही कहते-कहते रुक जाती है। नारायण: मुझे अंजू ने बचा लिया। नहीं, उनके साथ रह कर तो मेरी सूरत भी डैश हैं। सभ्यता को उन्हें छू भी नहीं गई। अंजलि: नाना जी कहा करते थे सदाचार का आभूषण है। इंद्र नारायण: पर पुरुष अलंकार स्त्रियों की तरह वे इसे पास भी नहीं फटकने देते हैं। सदा अश्लील बातें करने में रस मिलता है, और गंदे इतने होते हैं कि पास बैठना दुर्भर हो जाता है। जूतों समेत मेज पर पाँव रखे बैठे बैठे डकारते रहते हैं। अतीव घृणा तमीज कहीं के। और पानी के बतासे, दही बड़े और
चाट खाकर ये अतीव घृणा से। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, दही बड़े चाट आगे कहते-कहते रुक जाती हैं। नारायण, मैंने तो नाना जी को दुआ दिया करता, मैं नाना जी को दुआ दिया करता हूँ के द्वारा मुझे इस चकोरेपन से बचा लिया। क्षमा ले लो जो पिछले 6 बरस से में चाट को मुँह भी लगाया है। तो इसने कितने 6 बरस से 6 बरस से मुँह नहीं लगाया। और और कभी नीरज, अंजलि, मुँह लगाने देती हूँ, मैं नीरज को ऐसे गंदी चीज़ें। नारायण, जब मैं देखता हूँ कि बड़े-बड़े वकील, एडवोकेट दही पे और पान से जैसे नमकीन चीज़ खा रहे खाकर दोनों वहीं फर्श पर फेंक देते, तो मैंने नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजू के द्वारा मुझे इस बदतमीजी से बचाया हुआ है। ये जो मैंने पहले 6 बरस से चाट को एक बार भी नहीं लगाया, मुँह लगाया हो। कितने बरस से, ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 बरस से। 6 बरस से चाट को एक बार भी मुँह लगाया हो। अनीमा हँसकर, केवल केवल दोनों देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। चलिए, अच्छा फिर हँसिएगा, पहले नाश्ता। भाई मैं कहता था, फिर प्रतीक्षा कर लेते। श्रीपत का पत्र आया था। कितना श्रीपत? हाँ, श्रीपत का पत्र आया था कि आज सुबह की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि रंग से, आ गया श्रीपत। इन 6 बरस में उसने कितनी पत्र नहीं किए हैं। कभी आया भी है। अब भी बस न शुरू कीजिए। अब भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नृपत भाई की चिट्ठी, तो ये और एक दूसरे भाई हैं। नृपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आँखें आँखें दरवाजे से लगाए बैठी रहती। पर श्रीपत, क्या भरोसा उसका। श्रीपत बैठक में प्रवेश से करता, पर अपना नाम सुनकर ठिठक जाता है। फिर धीरे-धीरे आँख आगे के कमरे के पर्दे की ओर बढ़ता है। इंद्र नारायण, भई वह घुमक्कड़ आदमी है। भई वह तो घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहता है। अंजलि, जी दौरों पर रहा है। जी, दौरों पर रहा है। जब भी इधर से गुज़रा, बड़े तमा से लिख दिया। वे कह रहे हैं कि जब भी इधर से गुज़रा है, बड़ी तमतमा कर लिख दिया। श्रीमान राय, श्रीपत राय, इधर इस बार अवश्य अंजू दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुज़र गुज़र गए और पता भी ना दिया। किस गाड़ी से गुज़रे हैं, ये भी पता भी नहीं। नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत, आगे कहते-कहते रुक जाती है। अब श्रीपत का यहाँ पे आगमन हो जाता है। श्रीपत कहता है, पर्दे के पास से निकल कर, श्रीपत राय पधारे हैं। पर्दे के पास से निकल कर श्रीपत राय पधारे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने तक के पेज नंबर 34 तक हम लोग पढ़ लिया है। छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाने के आज समाप्त करते हैं। आगे मैं इसको कंटिन्यू, ठीक है?